फूड को हम लखनऊ वाले बहुत इश्क की तरह लेते हैं, जैसे माशूक है ना, हम उसकी बुराई नहीं सुनते। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का मौसम में फूड को लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो डिबेट है, वो बढ़ेगा। आप अपने खाना के लिए किसी की जान ले रहे हैं। हम लोग अभी बोलते खाने के लिए गोवा में बहुत सी चीज़ है, गाय की मांस ही क्यों चाहिए। I said very clearly, don't tell anybody what they should eat and what they shouldn't, and don't dare threaten us. मोहब्बत ने काढ़ा है जुल्मत से नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़ुहूर। आम चुनाव अपने शबाब पर हैं। विकास, रोजगार और बदलाव जैसे मुद्दों पर तो पहले भी सियासत हुई है। इस बार कुछ अलग हो रहा है। पार्टियों के स्टार प्रचारक खाने की सियासत पर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। मुद्दा था राहुल गांधी का लालू यादव के घर पर नॉन वेज बनाने में शिरकत करना। वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। शायद ऐसे ही तीखे शब्दों का असर है कि कभी कभार निजी कंपनियां भी ऐसे फैसले ले लेती हैं जिसके समर्थन या विरोध में लोगों की राय बंट गई हो। खान पान का मूल अधिकार कितना अहम रह गया है। कौन तय करेगा कि आप क्या खाएंगे? हम निकल पड़े इसी बात की नब्ज पकड़ने। कश्मीर मशहूर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपने वाज़वान के लिए भी। लेकिन 1990 के दशक से शुरू हुई मिलिटेंसी के बाद यहां सिर्फ गोलियों की गूंज, गुस्से और विरोध की आवाजें सुनाई देती थीं। खून खराबे के बीच ज्यादातर मुसलमान श्रीनगर घाटी में रह गए और कश्मीरी पंडितों को जम्मू में बसाया गया। सियासत खाने पर भी होनी ही थी। कश्मीर में भी फूड कल्चर के राजनीतिकरण की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यही भारतीयता का प्रतीक है। घाटी में ऐसे लोग भी मिले जो अब राजनीति से ऊपर उठना चाह रहे हैं। Whenever there is marriage ceremony in Kashmir, usually हम एक त्रामी में खाते हैं, that's called त्रामी। We people eat 4 people together। उसमें ये नहीं देखते कि we all 3 or 4 are Muslims। उसमें हिंदू भी खाता है, सिख भी खाता है, मुसलमान भी खाता है। यहाँ सभी का कहना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कि सियासत खाने पर हावी नहीं हो सकी और आज भी जो कश्मीरी वाज़वान है वो मुसलमान भी उतना खाते हैं जितना हिंदू खाते हैं, और जो बाहर के लोग आते हैं वो भी उसी को अपना खाना बनाने लगते हैं। सैकड़ों साल से भारत को अपनी लाजवाब जमीन, उसकी उपज और खुशहाली से जोड़कर देखा गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बहुत तेजी से बदले। खाने पर न सिर्फ राजनीति शुरू हुई बल्कि कौन क्या खा रहा है इस पर जान माल का नुकसान भी हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच गाय से जुड़ी हिंसा में 44 लोगों की जान गई, जिसमें 36 मुसलमान थे। गोहत्या का विरोध करने वाली गुस्साई भीड़ ने उन्हें भी नहीं बख्शा जो कानून के रखवाले थे। अपने इलाके में गोहत्या के आरोपों की जांच कर रहे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को कथित गोरक्षकों ने सरेआम गोली मार दी थी। किसी के खाने के लिए किसी की जान जाना ये बेहतर नहीं है। अब आपकी एक इंसान की जान लेने के कारण किसी का कितना नुकसान होता है वो तो फुलफिल कोई नहीं कर सकता है। खैर, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ावा दे के ये जो पॉलिटिक्स चली जा रही है, मैं नहीं समझती कि ये सही है। आखिरकार बढ़ते विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोरक्षा के नाम पर हिंसा न करने की अपील की। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी
उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। वैसे इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि भारत पिछले कई वर्षों से दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टरों में से एक रहा है। इस बीच अपनी पसंद का खाना लेकर चलने पर या उसे सार्वजनिक तौर पर खाने पर नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा और आपसी हिंसा भी बढ़ी है। आप नॉन वेज हाथ छुए, फिर ये छुए, हाथ धोए आप। क्या है सच? क्यों बढ़ा हुआ है ये सब? जानने के लिए हमने रोजाना ट्रेन पर चलने वाले एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी से बात की। अब फूड के ऊपर तो कोई कोडिंग है नहीं कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। 2 पैसेंजर आए, उन्हीं ने हमसे ये कहा कि सर हमारी सीट चेंज कर दीजिए। वहाँ पे इस रिलीजन के लोग बैठे हुए हैं। हमने उनसे पूछा आखिर आपको दिक्कत क्या है, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि उसमें इस रिलीजन के लोग बैठे हुए हैं। डायरेक्टली कहा। मैं मुस्कुराया उसके ऊपर। हमने ये कोई कोड तो है नहीं, ये ट्रेन किसी की है तो पर्सनल थोड़ी है। इसमें आपने भी रिजर्वेशन कराया, उसने भी रिजर्वेशन कराया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब। जो लोग इस इलाके में बसते हैं, अवध रीजन में, उनके खान पान चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, आज भी काफ़ी कॉमन है। सब एक दूसरे का खाना खाते हैं। ये डिवीज़न नहीं है कि कौन पूरा नॉन वेज है कौन पूरा वेजिटेरियन है। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिखती है वो ये है कि लोग अपनी फूड चॉइसेस के बारे में अब खुलकर बात करने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा झिझकते हैं और पूछने पर वो सिर्फ सियासत को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक खाने का सवाल है सबको सबके खाने में कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग सब कुछ आमतौर पर खाते रहें। बहुसंख्यक हिंदू धर्म वाले भारत देश के बारे में अक्सर ये मिथक इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, लेकिन ये गलत है। मेरा रेस्टोरेंट बंगाल में भी है, पटना में भी है, उसके अलावा और मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहाँ भी है। और जितनी जगह भी है सब जगह इसके खाने वाले लोग जो हैं वो 90% जो हैं वो हिंदू लोग हैं। हमारा तो ये हालत होती है कि मंगलवार को या फिर नवरात्र में हमें तो अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाता है क्योंकि हमारे कस्टमर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि गंगा जमनी तहजीब और मेल मिलाप के लिए जाने गए इलाकों में भी खाने पर बहस क्यों बढ़ रही है। अगर अवैध बूचड़ खानों पर नकेल कसना जरूरी और प्रशासनिक कदम था तो उसे मौजूदा चुनावी सियासत से जोड़कर देखने पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? ये रोड जाती है ना, गली ना। पुराने लखनऊ की जिस हिस्टोरिक इमारत में हम अब दाखिल हो रहे हैं उसको फिरंगी महल के नाम से जाना जाता है। इसका एक हिस्सा है। ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स आके रुका करते थे, जिसमें खुद महात्मा गांधी थे। खिलाफत मूवमेंट की कॉल भी यहाँ से शुरू हुई और महात्मा गांधी जब यहाँ पर आकर रुका करते थे, ये वो दौर था 100 साल से भी पहले का। तो यहाँ के उनके जो मुस्लिम होस्ट थे वो खुद अपने घर में मीट पर पाबंदी लगा देते थे क्योंकि गांधी वेजिटेरियन थे। उनके लिए वेजिटेरियन कुक रखा जाता था ताकि उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ये वही इलाका है जहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज आज भी मिलकर रहते हैं। उनकी फूड हैबिट्स सेम है। जब महात्मा गांधी इस इलाके में आते थे तब यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के निवेदन पर बीफ की कुर्बानी और खरीद फरोख्त भी बंद हो जाती थी। हमारी 2 तरह की जिम्मेदारी है कि समझ को समझना भी और समझ को बनाना भी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रांसफ़र क्या करना है। क्या हम नफरत ट्रांसफ़र करेंगे? ये मोहब्बत, ये तो हमारी चॉइस है। राम बसे भाई राम बसे। फिलहाल तो मंजर बदला हुआ दिख रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके ठीक बगल वाली ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच हक का मामला अदालत में है। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक नया ऑर्डर आया है प्रशासन की तरफ से। वो ऑर्डर ये आया है कि यहाँ से 2 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें मीट
मांस बेचने पर पाबंदी लग गई है। अब मसला ये है कि यहाँ सैकड़ों सालों से सब लोग साथ में रहते रहे हैं, उसका खान पान, उसका सेवन करते रहे हैं। भैया पूड़ी दीजिएगा मुझे, कितना कितना हो गया? 20 रुपया हुआ 4 पूड़ी का। ये लीजिए, धन्यवाद। हाँ भैया, क्या हाल है? आप यहीं के? हाँ जी जी। ये बताइए कि खान पान को लेकर जो बहस चल रही है, उससे क्या जो साधारण आम आदमी है उसको फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? बनारस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बनारस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको जहाँ समझ में आता है वहाँ खाता है, पीता है। इस सफर में कुछ ऐसे भी मिले जो नॉन वेज और वेज खाने की राजनीति को न सिर्फ सही ठहराते हैं बल्कि उसके राजनीतिक फायदे भी गिनाते हैं। मीट खाने से अगर आप देखिए, सबसे ज़्यादा खतरा तो कैंसर का बढ़ रहा है। इसका दुरुपयोग भले ही जो विपक्षी है माहौल ख़राब करने के लिए करते हैं। अब जो सांप्रदायिक माहौल बनता है वो समाज जाग चुका है और कहीं ना कहीं उसका लाभ तो मिलता ही है मोदी जी को सीधे। राजनीतिक दलों की होड़ के बीच एक ऐसा ही कुरुक्षेत्र देश का पूर्वी हिस्सा भी बना हुआ है। तो सब ये जो मैं खा रहा हूँ ये चाउमीन है और ये ईस्टर्न इंडिया का बड़ा कॉमन फूड है। हम जहाँ पर मौजूद हैं वो जगह बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई है क्योंकि इसको चाइना टाउन कहते हैं। और वैसे तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, कहते हैं कि यहाँ पर जो खाना है वो हर चीज़ के ऊपर प्रेसिडेंस ले लेता है, यानी वो हर चीज़ को डोमिनेट करता हो, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पीछे ये देखिए आप, ये चाइनीज़ काली मंदिर है। ये अपने आप में यूनिक जगह है क्योंकि ये चाइना टाउन है, तो यहाँ पर चाइनीज़ भी काली मंदिर में आके पूजा करते थे। लेकिन कुछ साल पहले तक एक प्रथा यहाँ से ख़त्म कर दी गई सामाजिक दबाव के चलते। यहाँ पर मोमोज यानी डिमसम्स और ये नूडल्स प्रसाद की तरह चढ़ाए जाते थे, जिनको अब मना कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हम हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का मौसम में फूड को लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो डिबेट है, वो बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसका इलेक्शन करने का तरीका ही है सोशल इंजीनियरिंग, कल्चर को बांटो। जो दूसरी पार्टीज हैं वो भी तो वही कर रही हैं। ममता बनर्जी के पोस्टर्स यहाँ पर रामनवमी के दिख रहे हैं, या कांग्रेस के लोग भी तो मंदिर जा रहे हैं। देखिए, बीइंग हिंदू इज नॉट क्राइम, पर हिंदुत्व को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करना ये क्राइम है। पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में से एक है जहां गोमांस कानूनी तरीके से बिकता है और किसी को दूसरे के खाने से परहेज नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में आम लोगों ने विवादों से बचना शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है जो हो रहा है वो सही है या गलत है? ये ऐसा नहीं कि आप कुछ खाए और लोग आपको आके मार दिए, काट दिए, ऐसा नहीं हो। फिर भी ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन कि ये वेज, ये नॉन वेज, ये पॉर्क, ये बीफ, ये एकदम से पॉइंट आउट हो रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। दिलचस्प ये भी है कि देश के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते ही ये सिलसिला थम जाता है। यहाँ लगभग हर राज्य में सब कुछ खाने की परंपरा रही है, तो इसे बहस का मुद्दा बनाने से नुकसान जो हो सकता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटें हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी अहमियत बढ़ती गई है क्योंकि पॉलिटिक्स ने यहाँ पर कई किस्म के करवट लिए हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर इंटैक्ट है वो है यहाँ के फूड प्रेफरेंस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यहाँ की जो फूड चॉइसेस हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, उस पर ना कोई बयान देती है, ना उस पर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में कल्चर के साथ लोग अपने खाने को जोड़कर देखते हैं और पॉलिटिक्स उसके बाद आती है। असम में तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है बीफ के लिए।
people who are seen carrying beef or even to school, you know, a teacher carrying a beef curry to school is punished. So, but not in these tribal states of the Northeast. क्या लगता है आपको नॉर्थ ईस्ट कब तक बचा रहेगा इससे? ये तो बोलने बहुत मुश्किल है हम तो छोटे, मतलब हमारा पॉपुलेशन इज़ ओनली अबाउट 4 crores ना टोटल, तो हम लोग कितने दिन तक ये रेजिस्टेंस कर सकेंगे ये तो पता नहीं। खाने पर राजनीति का असर प्रभावशाली सरकारी स्कीमों पर भी दिखा है। केंद्र सरकार ने जिस मिड डे मील को पीएम पोषण योजना के नाम से रिलॉन्च किया है, उसमें स्कूली बच्चों को अंडा सिर्फ आधे राज्यों में ही दिया जा पा रहा है। कुछ लोग इसको एक तरह से अपने अधिकारों के हनन के तौर पर देखते हैं कि खाने का अधिकार तो सबका है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुनिया में हर जगह, हर देश में ऐसा ही है, जो मेजॉरिटी उसकी रुचि को सम्मान करना, जबरदस्ती नहीं है। अब अयोध्या जा रहे हैं लोग, लाखों लोग दर्शन करने के लिए भगवान को, वहाँ इस प्रकार कोई दृश्य बने रहे, कोई गाय काट के टांग दिया, कोई मांस बेच रहा है, तो उनका मन से क्या गुजरेगा? उसका कोई प्रतिक्रिया भी हो सकता है। जो लोग झुंड में जाते हैं तो प्रतिक्रिया भी हो सकती है। खाने और पॉलिटिक्स की बात जब हो ही रही है तो ये हम बताएं कि हम लोग मौजूद हैं दक्षिण भारत के सबसे आखिरी हिस्से में, और ये भारत का वो हिस्सा है जहाँ पर पॉलिटिक्स फॉर फूड नहीं, फूड फॉर पॉलिटिकल गेन्स रहे हैं। यानी यहाँ पर एक लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खाने को या तो सब्सिडाइज करके दिया है या फ्रीबीज के तौर पर दिया है, और उसके उनको इलेक्टोरल गेन्स हुए हैं। और इस आम चुनाव में भी सभी बड़ी राजनीतिक दलों की नज़र साउथ इंडिया में गेन्स को है। पिछले कई वर्षों में दक्षिण भारत में वोटरों को सस्ती चीजें या तोहफे देने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सस्ते खाने वाली सैकड़ों अम्मा कैंटीनें इसकी मिसाल हैं। सफर के अंतिम पड़ाव में हम ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां लोग एक दूसरे की फूड चॉइसेस पर कमेंट करना पब्लिकली पसंद नहीं करते। लेकिन यूरोपीय संस्कृति की छाप वाले इस इलाके में भी फूड पर पॉलिटिक्स बढ़ गई है। हम मौजूद हैं पश्चिमी भारत के गोवा प्रदेश में। ये एक गौशाला है जहां 450 से ज़्यादा ऐसे गाय और बैल हैं जिनको सरकारी और दूसरे स्लॉटर हाउसेस से छुड़ा कर यहाँ लाया गया है। गोवा में हमारा गौरक्षक की अलग सी टीम है जो सब जगह है, और जब से जानकारी मिलती है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके हम पुलिस से मदद लेके इनके ऊपर रेड करते हैं। और जैसे तो आपके लोग जाते हैं रेड में शामिल होते हैं? हम खुद जाते हैं। ये यहाँ पर जो इतनी बड़ी गौशाला है इसके बीच में एक मंदिर है, और हमें उन्होंने बताया कि इस मंदिर में ये गाय का मंदिर है। इसका इनॉग्रेशन यहाँ के तत्कालीन जब ये थे राज्यपाल महोदया, वो आई थी ये इनॉग्रेशन में, और अभी के सीएम साहब वो टाइम स्पीकर थे, वो भी आए थे। उनको इम्पोर्टेंस पता है गोमूत्र का, जो ट्रीटमेंट करते हैं गोमूत्र थेरेपी, उसमें वो उनको पता है, इसीलिए वो दिलचस्पी लेते हैं और यहाँ बार बार आते रहते हैं। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। जाहिर है स्थानीय लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है। कुछ बरस पहले एक शख्सियत आई थी गोवा में, उन्होंने हेडलाइंस कर दिए थे कि हैंग दोज हू ईट बीफ, मतलब फांसी दे दो जो बीफ कह रहे हैं। आई जस्ट tore into what are her words. Threaten मत करो, आप fear मत डालो, we are together, don't try to separate us on these things. And I said very clearly, don't tell anybody what they should eat and what they shouldn't, and don't dare threaten us, don't dare.